अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। मेरी आज की वीडियो कुरुलुश और हान के बारे में है और नाज़रीन कराम आज की इस वीडियो में इसके एपिसोड 22 का रिव्यू होगा और आने वाली किस्त के वाक़यात के बारे में भी बात की जाएगी। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कुरुलुश और हान ने 21 दिन के गैप के बाद एक कम बैक किया है जो कि काफ़ी खूबसूरत था। एपिसोड 22 का पहला घंटा स्लो था जिसकी वजह और हान की शादी थी। वहाँ और हान एक सही जेंटलमैन नजर आया, लेकिन शादी के इन सीन्स के दौरान भी सुल्तान और हान के किरदार को बड़े खूबसूरत सीन्स के जरिए पेश किया गया। और हान के किरदार की मज़ाहिया साइड हमें तब नजर आई जब मलहून एस्पोर्चा को शहद खिलाने लगती है तो ओरहान एस्पोर्चा को कहता है कि इसकी सबसे ज़्यादा तुम्हें ज़रूरत है। फिर बोरान की शहादत वाले सीन में ओरहान के किरदार ने अपनी अदाकारी के जरिए कमाल कर दिया। उसकी लरजती आवाज़, उसकी आंखें, सब रियल लग रहा था। फिर ईद की ड्रामेटिक वापसी भी अच्छी लगी, लेकिन मैं हैरान हूँ कि राइटर्स ने डैफ्ने की वापसी कैसे करवा दी। और फिर किसका अगला घंटा काफ़ी तेज़ था जिसमें एक्शन, सस्पेंस सब कुछ था, लेकिन इस एपिसोड में चंद खामियां भी थी जिन पर वीडियो के दौरान बात होगी। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात करूँगी मैं बुरान बे पर, जो कि 261 किस्तों तक मुसलसल इस सीरीज़ में अदाकारी करके हमें एंटरटेन करने के बाद इस सीरीज़ से जा चुके हैं। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने अपने 7 साल सफ़र के दौरान एक भी एपिसोड मिस नहीं की जिसमें उन्होंने अदाकारी ना की हो या वो हमें ना नज़र आए हों। बुरान की शहादत का सीन देखकर मैं यही सोचती रही कि अगर मर्द याज़चीओग्लो बुरान की शहादत पर ऐसी अदाकारी कर सकता है तो अपने बेटे कासिम की वफ़ात पर कैसी अदाकारी दिखाएगा। बुरान बे की शहादत के सीन का लेवल आम सा नहीं था, बल्कि जैरको ताई को निकालकर हर कोई, ख़ास तौर पर बुरान और सुल्तान और हान, दोनों अदाकारी के हाई लेवल पर थे। जैरको ताई की आंख से तो एक आंसू तक न निकला, हालांकि मेरे निकल आए, जबकि ओरहान की आंखों से आंसुओं के अलावा उसके चेहरे से पसीना तक टपक रहा था। ये बहुत इंटेंस सीन था। ड्रामेटिक सीन्स में मर्द फुल स्टॉप लगा देता है। यहाँ मुझे अंगन आल्तान की अदाकारी याद आ गई। और देखा जाए तो ड्रामों में दो ही किस्म के सीन्स मुश्किल होते हैं, कॉमेडी और ट्रेजेडी, क्योंकि दोनों को ही परफॉर्म करने के लिए टैलेंट चाहिए। और अगली एपिसोड ऐसी नहीं होनी चाहिए कि ओरहान बोरान की शहादत को फिर एकदम ही भूल जाए, जिस तरह उस्मान बे की वफ़ात के मामले में किया गया था। और ओरहान की आंखों में जो इंतकाम की आग दिखाई गई थी वो अगली एपिसोड तक बुझनी नहीं चाहिए। और अगली किस्त का ट्रेलर देखकर मुझे ये महसूस हुआ कि वो उदास ही है। और ट्रेलर में ये बात बेहतरीन लगी कि बुरान के दफनाने का मंजर भी शामिल किया गया, क्योंकि जिस तरह सुल्तान फातेह सीरीज़ में सुल्तान के लिए एवरन और सोगलो अली बे हैं, इसी तरह ओरहान के लिए बुरान था। लेकिन नाज़रीन इकराम, एक अजीबोगरीब बात यह है कि बुरान बे, जिनका असल नाम यीत योजान है, उन्होंने इस सीरीज़ में अपना आखिरी सीन रिकॉर्ड करवाने के बाद इंस्टाग्राम पर जो अपनी पोस्ट लगाई उसके नीचे उन्होंने मशहूर फ़लसफ़ी नीत्शे का एक कॉल नकल किया, जिसका मफ़हूम कुछ ये बनता है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा समझदार और बाखबर हो जाता है तो उसे लोगों की हकीकत, उनके दिखावे और छुपी नीयतें नज़र आने लगती हैं। फिर वो पहले की तरह सादा नहीं रहता और ना ही लोगों में आसानी से घुल मिल पाता है। नतीजा ये होता है कि वो थोड़ा तन्हा हो जाता है, लेकिन साथ ही खुद को बेहतर तरीके से समझने लगता है। तो अगर इस तहरीर के ज़रिए यीत योजान महमद बोजदैक की तरफ इशारा कर रहे हैं तो उन्हें ये बातें सूट नहीं करती, क्योंकि 7 साल तक उन्होंने एक ऐसा किरदार अदा किया जो इस सीरीज़ में रहता या ना रहता किसी को फ़र्क नहीं पड़ता था। यीत योजान की आखिरी भरपूर परफॉर्मेंस कुरुलिश उस्मान के सीज़न 3 में गोंजा की मौत पर नज़र आई, जिसके बाद वही स्टीरियोटाइप बुरान बे का किरदार निभाने लगे जो अब तक चला आ रहा था। कुरुलिश उस्मान से कई किरदार ये एहतजाज करते हुए इस सीरीज़ से अलग हुए कि उन्हें अच्छा सिनेरियो क्यों नहीं दिया गया, लेकिन यीत योजान की तरफ से कभी भी हमने ऐसी खबर नहीं सुनी। और नाज़रीन इकराम, जिन दिनों ये सीरीज़ ब्रेक पर थी तो मैंने आप व्यूअर्स को यह खबर दी थी कि आने वाली एपिसोड में जो सरप्राइज़ हमें दिए जाएंगे उनमें कॉनर रैल्फ का भी सरप्राइज़ है, जिनकी एंट्री अगली एपिसोड में होगी। लेकिन ये तो मैं भूल ही गई थी कि कॉनर रैल्फ को भी उस्मान बे की तरह बूढ़ा ही दिखाया जाएगा। लेकिन खैर, और आक्चा कोजा का जिक्र करके एक बड़ी तारीख़ी कमी दूर कर दी गई। और आप लोग ये भी नोट करें कि मैंने अपनी पिछली ही वीडियो में ये जिक्र किया था कि कुरुलिश और हान के राइटर्स एवरानोस बे के हवाले से एक बहुत बड़ा सिनेरियो और तारीख़ी तफसील मिस कर रहे हैं। वो ये कि किस तरह एवरानोस ने अकिंजी दस्ते का आगाज़ किया था और कैसे अकिंजी दस्ते सल्तनत उस्मानिया की फ़ौज का हिस्सा बने। तो लगता है कि राइटर्स का जहन मेरे जहन से मैच कर गया और इसी एपिसोड में अकिंजी दस्ते का सिर्फ जिक्र किया गया। लेकिन ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि अकिंजी दस्ते जिन हालात में बनाए गए इसके पीछे पूरी एक तारीख़ी साइंस है। तो राइटर्स को इसका ख्याल रखना चाहिए
लेकिन चूंकि वो वाकयात जल्दी जल्दी दिखा रहे हैं इसलिए वो सिर्फ जिक्र करने पर ही इक्तफा कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने औरतों के इतने ढेर सारे सीन्स भी तो इस सीरीज़ में दिखाने हैं। इसके अलावा राइटर्स की तरफ से एक और बड़ी तारीखी गलती जो दुरुस्त की गई है वो कारा खलील की बतौर बुरसा के काजी तैनाती है। माशाल्लाह कारा खलील के हवाले से पिछली 2 किस्तों से एक के बाद एक तारीखी सीन आ रहा है। और नाज़रीन इकराम, आप लोगों के जहनों में इस बारे में सस्पेंस होगा कि ओरहान ने अपने और एस्पोर्चा के दरमियान तलवार क्यों रखी, इसका क्या मतलब है, क्योंकि आमतौर पर तो जहन में यही आता है कि ओरहान ने तलवार इसलिए रखी ताकि एस्पोर्चा खुद को सेफ फील करे, या फिर इसलिए कि ये सिर्फ एक सियासी शादी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस तरह ओरहान ने अपने एस्पोर्चा के दरमियान तलवार रखी, ये तुर्क सकाफत की एक पुरानी और अलामती रवायत है जिसका नाम अराया किल्चे कोई माक है, जिसका जिक्र देदे कुरकुत हकायलरी में भी मिलता है। मैं मुख्तसरन बताते चलूँ, तुर्कों में एक कदीम दानिशमंद बुजुर्ग का नाम था जिन्होंने हकायात पर मबनी एक किताब लिखी जिसे देदे कुरकुत हिकायलरी कहा जाता है। और सादा लफ्ज़ों में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इसका मतलब ये है कि जब एक मर्द और औरत किसी वजह से एक ही जगह या सफ़र में साथ हों मगर उनके दरमियान शरई अखलाकी हदूद बरकरार रखना मकसूद हो तो वो अपने दरमियान तलवार रख देते थे, और ये तलवार एक हद यानी बाउंड्री की अलामत होती थी। इस रवायत का असल मकसद क्या था? तो ये रवायत पाकदामनी और इज़्ज़त की अलामत थी कि मर्द की तरफ से ये पैगाम होता था कि मैं तुम्हारी इज़्ज़त की हिफाजत करूँगा, और औरत के लिए भी ये एक तहफ़्फ़ुज़ और एतमाद की निशानी थी, यानी कि दोनों के साथ होने के बावजूद हदूद वाज़े थी। और ये रवायत किन मौक़ों पर इस्तेमाल होती थी? तो नाज़रीन इकराम, सफ़र के दौरान या मजबूरी में एक जगह क़याम के वक्त या बाज़ औक़ात नई शादी के आगाज़ में भी बतौर एहतराम और सब्र की अलामत के तौर पर भी ये रवायत इस्तेमाल होती थी। तुर्क दास्तानों, ख़ास तौर पर देदे कुरकुत की कहानियों में हीरो सिर्फ बहादुर नहीं होते थे बल्कि बाखलाक, बाहया और ज़िम्मेदार भी होते थे। और आज ये रवायत अमली तौर पर इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन उस्मानी या तुर्क तारीख़ी ड्रामों में ये रवायत दिखाई जाती है और ये कलामती जुमला बन चुकी है जिसका मतलब होता है कि हम हदूद का एहतराम कर रहे हैं। और अब बात करते हैं एवरेनोस और फातिमा की। तो बात यह है कि हम तो फातिमा को बाजियान के सरबराह के तौर पर देख देख कर खुश हो रहे थे, लेकिन एवरेनोस को तो एक हाउसवाइफ चाहिए। और एपिसोड में एवरेनोस और जैरकोताय और नसूह का ये सीन बहुत फ़नी था, और मुझे ये सीन देखकर यही समझ आई कि एवरेनोस ने अपने तमाम पैसे नए नए फैशन और डिज़ाइन के आर्मर्स, नए फर कोट्स और मुख्तलिफ किस्म के ड्रेसेस खरीदने पर खर्च कर दिए हैं, तो अब उसके पास फातिमा की मुंह दिखाई के लिए पैसे ही नहीं बचे। और इन दोनों के हवाले से मैं अगली एपिसोड का ट्रेलर देखकर दहल गई हूँ। एवरेनोस और फातिमा सख्त खतरे में हैं, ख़ास तौर पर एवरेनोस, क्योंकि ये इतने खुद को एक्सपोज कर दिया है और वो फातिमा के सामने एवरेनोस की जान लेने के दर पे है। यीत एक मजबूत दुश्मन के तौर पर सामने आया है, लेकिन देखा जाए तो वो शुरू से ही एक ऐसा दुश्मन है जिसमें आमने सामने मुकाबला करने की हिम्मत नहीं, और वो हर बार धोखे से वार करता है, चाहे वो एवरेनोस हो या फिर बोरान। और अपनी पिछली वीडियो में मैंने ये जिक्र किया था कि आने वाली एपिसोड में कोई जंग दिखाई जाएगी जो या तो इज़्निक का मुहासरा होगा या फिर चनारली की जंग होगी, तो ये चनारली की ही जंग निकली। और नाज़रीन इकराम, आखिरकार बाज़ंतीनी सल्तनत में होने वाली बगावत शुरू कर दी गई है जिसका तारीख़ से गहरा ताल्लुक़ है। वैसे ये बगावत एक बेहतरीन मौका था कि एस्पोर्चा को अपने वालिद और उसके भतीजे की खाना जंगी और ओरहान के दरमियान घिरा हुआ दिखाएं, और फिर वो इस बात को जान और समझ ले कि ओरहान ही बाज़ंतीनी शहरों पर हुकूमत करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन इसके लिए राइडर्स को एस्पोर्चा और नीलूफर के जेलसे वाले सीन्स कम करने पड़ेंगे। और नाज़रीन इकराम, अब आने वाली एपिसोड के हवाले से अगर बात करें तो एस्पोर्चा का ईसाई नन के लिबास वाला सीन मुझे उस वीडियो की याद दिला गया जो मर्द यास्टियोगलो की 3 हफ्ते पहले मैंने देखी थी, जिसमें मर्द ने बाज़ंतीनी लिबास पहन रखा था। यानी कि अगली एपिसोड में जब वो और एस्पोर्चा बाज़ंतीनी किले में कैद होंगे तब ओरहान भेस बदलकर एस्पोर्चा के साथ वहां से निकलने की कोशिश करेगा, और ये दोनों तब वहां कैद हो जाएंगे जब एस्पोर्चा अपने वालिद से मिलने के लिए दौलमियत की खानकाह में, जहां उसके वालिद को जलावतन किया गया था, वहां आएगी। इसका साफ मतलब ये है कि इसके पीछे एस्पोर्चा और फिर उसके पीछे ओरहान को घेरने की साजिश थी कि दुश्मन जानता था कि एस्पोर्चा किसी भी तरह अपने वालिद को मिलने के लिए वहां आएगी, और फिर उसे कैद करने के बाद उसे बचाने के लिए ओरहान भी वहां आएगा। और एस्पोर्चा के वालिद को भी इस बात का इल्म था कि अगर एस्पोर्चा यहाँ आई तो उनके दुश्मनों का शिकार बन जाएगी। इसलिए जैसे ही एस्पोर्चा ने खुद को अपने वालिद के सामने एक्सपोज किया तो उसके वालिद ने मोमबत्ती इसलिए बुझा दी ताकि एस्पोर्चा को भागने का मौका दे सके, लेकिन वो फिर भी कामयाब नहीं हो पाएगी। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो।
آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور دیجیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔